day and we are like very happy. बहुत खुश रहे क्योंकि Prime Minister मिल गई. Really, I'm proud of that and of two culture also, Hindi and Egyptian, कि हम एक है, कोई different नहीं है, बस. The Prime Minister, and I'm so honored, and I love representing the Indian culture here in Egypt. प्रधानमंत्री पैचअप करना चाह रहे होंगे मिस्र के दौरे पे. जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसे हुआ तो वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज को किया गया. अमेरिका की 3 दिनों की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी मिस्र में मौजूद हैं. पीएम मोदी का मिस्र का ये पहला दौरा है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 26 साल बाद मिस्र दौरा ये हो रहा है. रिश्तों की ये गर्माहट पीएम मोदी के काहिरा पहुंचने के दौरान ही दिखाई दी, जब काहिरा में हवाई अड्डे पर मिस्र के पीएम ने गर्मजोशी के साथ उनका शानदार और जोरदार स्वागत किया. उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. एयरपोर्ट से होटल तक मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी. भारतवंशियों ने अपने प्रधान से मुलाकात की तो बोहरा मुस्लिम भी हिंदुस्तान के प्रधान सेवक से मिलने के लिए पहुंचे. तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट. आज दूसरा दिन है. काहिरा में अल हकीम मस्जिद जाएंगे प्रधानमंत्री. मिस्र के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी. लंच के बाद आज फिर भारत के लिए रवाना होंगे. तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का आज दूसरा दिन है. मस्जिद में पहुंचेंगे. काहिरा में अल हकीम मस्जिद जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. देखिए, 1997 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारत का प्रधानमंत्री मिस्र में पहुंचा है. इस दौरे को काफी ज्यादा खास माना जा रहा है. मिस्र के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी. कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम. और आज ही लंच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना भी हो जाएंगे. बिल्कुल, और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो कई ऐसे आरोप भी लगाए गए कि मुस्लिमों के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. लेकिन इस मुलाकात से, इस दौरे के बाद और खास तौर पे खास मस्जिद अल हकीम मस्जिद में अगर प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे तो वाकई एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी. और आपको ये भी बता दें कि मिस्र दौरे को लेकर उत्साह भी वहां पर जो भारतवंशी मौजूद हैं उनमें भी देखने को मिला. देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं. जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे, भारतवंशियों के बीच पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें गीत भी सुनाया और प्रधानमंत्री ने उनकी जमकर तारीफ भी की. पैर पड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया. ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश और बेहद अद्भुत संदेश देती हुई है. बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट से लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ, जिस तरीके से शोले मूवी का गीत उन्हें सुनाया गया वहां की महिलाओं की तरफ से, और जितनी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, अपने आप में बहुत खास हो जाता है. और ये जो पल है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर, उनके चेहरे पर जो भाव थे वो नजर आ रहे थे, प्रशंसा के वो भाव थे जब वहां के लोग उनसे मिल रहे थे. तो काफी ज्यादा गौरवान्वित कर देने वाला ये पल था. और आज इस दौरे का देखिए दूसरा दिन है. आज का दिन भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज अल हकीम मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे. काहिरा में है अल हकीम मस्जिद जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे. और आज ही राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी. तो मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं, जिनसे कल प्रधानमंत्री ने खुद मुलाकात की. और उस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको. I mean, a lot to meet His Excellency Prime Minister Modi, and it was a very nice and interesting meeting. In fact, actually, he reflects the wise leadership, and for a country, for a big country like India, our meeting today is actually our second interaction, as we have met earlier in Delhi in one of the Sufi conferences there. And between the two meetings, I have noticed that there is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, I mean there in India at the religious level.
और चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं हाफिज गुलाम सरवर वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर सिकंदर रिजवी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज पर। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शाजिया जी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितनी गर्मजोशी के साथ इजिप्ट में स्वागत हुआ है उसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह तो भारत को गौरवान्वित कर देने वाला पल है। बीजेपी इस विषय में क्या सोचती है, क्या कहती है, क्या कहेंगे इस पल के लिए, बोलिए। मुझे लगता है एक एक के बाद ऐसे कई पल आ रहे हैं और आते जा रहे हैं और मुझे लगता है मुस्तकबिल में भी आएंगे जब हर एक भारतवासी को भारतीय होने पर फक्र महसूस होगा। पहले भी कई बार हुआ है और होता रहेगा। मुझे लगता है कुछ इस तरह का एक रास्ता और विजन जो है हम सामने देख रहे हैं अपनी। अब देखिए मिस्र में ये तो मिस्र प्रधानमंत्री के जो राष्ट्रपति हैं वो 3 बार भारत आ चुके हैं और हमारे 74th गणतंत्र दिवस पर भी वो आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। पर भारत के लिए एक प्राइम मिनिस्टर के लिए मेडन दौरा है मिस्र का। और वहाँ की जो जिस मस्जिद में कायरो में जिस मस्जिद का भी आप जिक्र कर रही हैं वो बाकायदा बहुत ही पुरानी मस्जिद है वो, और वहाँ पे बोरी समुदाय ने उस मस्जिद को कई 100 साल पहले बनाया है और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही एक पुराना रिश्ता भी रहा है। और हमने सुना भी ग्रैंड मुफ्ती जो यहाँ पे भारत आ भी चुके हैं, जो सूफी कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनका क्या कहना है कि एक बहुत ही वाइज लीडरशिप जो नेतृत्व है वो विजडम से भरा हुआ है और वो प्रधानमंत्री जी के बारे में, और उन्होंने बहुत ही रुचि के साथ मस्जिद के बारे में समझा, जाना, बातचीत की और सबसे गर्मजोशी से मुलाकात की। इसके अलावा 7 अरब से 12 अरब डॉलर्स का व्यापार बढ़ने की बातें की जा रही हैं, चाहे वो रक्षा उद्योग हो, चाहे वो व्यापार की और चीजें हों। तो शाजिया जी ये कह सकते हैं कि ये हर भारतवंशी के लिए, भारत के लिए फख्र की बात है। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपके लिए फख्र की बात है कि नहीं, कि आपकी राय और राहें दोनों जुदा है इस मामले को लेकर? मैं माफी चाहूंगा आपसे कि आपके जो शब्द है ना वो गलत हैं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। भारत के लिए, हर भारतीय के लिए भारत प्रथम है। और जहां तक बात आपने इजिप्ट की शुरुआत की है, इजिप्ट शायद साजिया जी को भी पता होगा कि इजिप्ट से हमारे रिलेशन कब से स्टार्ट हुए थे। आप बैठे हुए सारे पैनलिस्टों से मैं पहला प्रश्न पूछ रहा हूं कि इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशन कब से स्टार्ट हुए थे। हिंदुस्तान 15 अगस्त को जन्म लेता है, भारत आजाद मुल्क बनता है और 18 अगस्त को हमारी घोषणा हो जाती है कि हम दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित होंगे। और आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आज मीडिया से मेरा यह आग्रह है, मेरा आपसे आग्रह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो मिस्र दौरे पर गए थे, आप उनके एक बार मुझे नाम गिनवा दीजिए। एक बार मुझे आप उनके नाम गिनवा दीजिए। ऐसे नहीं, पहले मेरी बात पूरी सुनिए। नहीं, आप पूरा विवरण दे रहे हैं तो आप विस्तार से बताइए ना। आपने कहा कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्या फख्र जैसे शब्द का इस्तेमाल करना गलत है? मणिपुर जल रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या फख्र जैसे शब्द का इस्तेमाल करना गलत है? वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप इस दौरे को लेकर क्या सोचते हैं, वो बताइए ना। आप माहौल बनाया जा रहा है, किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि इजिप्ट के मामले में हम क्या है, हमने रिलेशन स्थापित किए। भारत सरकार ने अपने रिलेशन इजिप्ट के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। कब नहीं खड़े रहे? 1956 के युद्ध में हमने तो वार्निंग दे दी थी कि अगर ये वार की गई तो हम अपने को कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर लेंगे। तो मेरा आप सबसे प्रेम से आग्रह है कि आप केवल इस प्रकार की छवि न बनाए विपक्ष वालों की। हमने ये नींव रखी है भारत के निर्माण में, कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। आप उसको खत्म करना क्यों चाहते हैं? क्या आप एक नया 2014 में जन्म हुआ है क्या हिंदुस्तान का?
2014 से पहले क्या किसको शर्म आती थी? आपको शर्म आती होगी, मुझे शर्म नहीं आई कभी भी हिंदुस्तानी होने में। जिनको आई होगी वो बोलते हैं बाहर जाके, पर हमें कभी नहीं। मैं तो आपसे फक्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ भारत के लिए, और आप किस दिशा में ले जा रहे हैं चर्चा को, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वीरेंद्र जी, आप ये बताइए ना कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आपको नहीं सहन हो रहा होगा। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला वीरेंद्र वशिष्ठ जी। मैंने बोला कि आपकी राहें क्या जुदा तो नहीं है। मैंने सीधा सवाल किया, आपको सीधा जवाब देना चाहिए था। वीरेंद्र जी, तो आप सीधे सीधे बताइए ना, आप फक्र महसूस कर रहे हैं या नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना वीरेंद्र जी, आपको फक्र महसूस हो रहा है या नहीं? भारत की, मुझे जैसे चांद पे दाग लगने से कि चांद उसकी चमक मंदी कही जाती है, उसी प्रकार इस यात्रा में प्रधानमंत्री देश का एक राज्य जल रहा है और चुप रहे तो ये दाग है इस यात्रा पे। ठीक है वीरेंद्र जी, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ दो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, एक बार उनकी भी राय जान लेते हैं, वो क्या सोचते हैं इस विषय पर, राजनीति से इतर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, लौट रहे हैं आपके पास, एक एक करके आएंगे। हाफिज गुलाम सरवर जी, शाजिया जी कह रही हैं कि फक्र का ये पल है, लेकिन आपने सुने वीरेंद्र जी के शब्द। लेकिन आपको क्या लगता है बतौर मुस्लिम स्कॉलर, एक मुस्लिम कंट्री में, एक मुस्लिम देश में भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, क्या मैसेज और क्या लगता है आपको कितने रिश्ते मजबूत होते हैं? देखिए, ये दौरा कोई धार्मिक दौरा नहीं है, धार्मिक यात्रा नहीं है कि इसको मुस्लिम देश या क्रिश्चियन देश कहा जाए। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तो आप लोगों ने क्रिश्चियन देश तो नहीं कहा, तो मिस्र अगर गए हैं तो हिंदू मुस्लिम देश कहना ये भी उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये प्रधानमंत्री जी का कोई निजी फैसला नहीं है, उनके मंत्रिमंडल का और विदेश नीति का ये फैसला, और ये विदेश नीति का एक हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है। अभी एक ही साल पहले मिस्र के राष्ट्रपति को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनाया गया था। ये उनके लिए गौरव की बात होगी कि भारत जैसे विशाल देश में, महान देश में, मिस्र के उस राष्ट्रपति को जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी, चुनी हुई सरकार को अस्सीसी ने गिरा दिया, वो तो जनरल हैं अस्सीसी जो राष्ट्रपति है। जैसे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, वैसे ये मिस्र के राष्ट्रपति अस्सीसी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाकर पहले ही एक बड़ी गलती की, जो गलत पॉलिसी है। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपको दुनिया में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना है, आपको दुनिया के लोगों को, जो बात अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमारे खमीर में, हमारे नेचर में डेमोक्रेसी है, तो ये बिल्कुल राइट है, सच है कि भारत के नेचर। आपकी बातों से कितना ताल्लुक रखते हैं सिकंदर रिजवी जी, उनसे मैं पूछ लेती हूँ। शाजिया जी, आप क्या कहेंगी? कई बातें वीरेंद्र जी ने भी कही हैं और हाफिज गुलाम सरवर जी की भी बातें आपने सुनी, कहिए। देखिए कुछ ही महीने पहले जब इस्लामिक देशों का सम्मेलन हुआ था, जो उसमें पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा प्रस्ताव लेके आया था, और उसको पूरी तरह से ना सिर्फ रिजेक्ट किया, पर उसकी घोर निंदा इजिप्ट ने की। तो ऐसे दौर में इजिप्ट का साथ भारत के लिए बतौर मुस्लिम मुल्क, क्योंकि जब इस्लामिक देशों का सम्मेलन होता है तो मुस्लिम देश ही होते हैं उसमें। तो मैं भाई साहब को बताना चाहती हूँ कि जो रिलीजियस स्कॉलर अपने को कहते हैं कि आप रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब इस्लामिक मुल्कों का दौरा होता है जो मजहबी ही होता है, उसमें इजिप्ट ने भारत का साथ दिया पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी बात, पूरा अरब, आप पूरा अफ्रीका को देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सबसे बड़ा मुल्क है इजिप्ट, और हाँ वो इस्लामिक देश भी है। तो इस वजह से नहीं दोस्ती कि वो इस्लामिक देश है, कि वो इस्लामिक गुलाम सरवर कह रहे हैं कि आपने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, उसमें आप अल-सीसी को बुला लेते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि वो जनरल है या कुछ भी है, हम मान्यता रखते हैं, ठीक है, जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है उसको बुलाया जाता है, और हम लोग किसी और देश के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं करते। तो ये भी बात उनकी गलत रही। और तीसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे अब जमाल अब्दुल नासिर के बारे में, तो कि वो रिश्ते तब शुरू हुए थे, ये कोई नहीं कह रहा कि कांग्रेस को इसमें कोई शर्म आनी चाहिए।
पर देश आगे बढ़ रहा है, देश। लेकिन शाजिया जी, आरोप वीरेंद्र जी ये भी लगा रहे हैं कि एक तरफ तो ठीक है आप वहां पर वाहवाही की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक राज्य अगर जल रहा है तो उसकी बात आप नहीं करते हैं। बाकी स्टेट्स पर क्या चल रहा है अपने देश के अंदर, उस पर आपका ध्यान नहीं। उसकी बात हो रही है, बिल्कुल उसकी बात हो रही है। देखिए 2009 में वीरेंद्र जी न्यूक्लियर डील साइन कर रहे थे, आप जानते थे कितने यहाँ पे राइट्स थे, बल्कि एक के बाद एक इतने ज्यादा दंगे फसाद थे। लेकिन क्या किसी ने कहा कि न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए क्यों गए मनमोहन सिंह जी? नहीं, क्योंकि वो बात थी बतौर पीएम एक और देश के साथ द्विपक्षीय राजनीति के तहत। तो जाहिर सी बात है मणिपुर पे क्यों नहीं बोला जा रहा है? सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, पहले भी उनके सारे वो तो ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाई गई है, लेकिन उसमें पीएम नहीं थे, तो फिर चर्चा का कोई मतलब नहीं। इस तरह की बातें भी हो रही है कि जिस तरीके से शाजिया जी भी कह रही हैं और वीरेंद्र जी अपनी बात भी रख रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त जब मिस्र के अंदर हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो क्या उससे भारत को कुछ मिलेगा? आपको कुछ आस, कुछ लगता है, भरोसा है कुछ ऐसा? नो डाउट के प्रधानमंत्री जी ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कूटनीति से अपने पाले में किया है, चाहे वो दुबई हो, ओमान हो, मस्कत हो, सऊदी अरबिया हो या मिस्र हो। लेकिन शाजिया बहन काफ़ी पढ़ी लिखी है, अभी उन्होंने एक बात कही थी इजिप्ट के वोट को लेकर या विरोध को लेकर, तो शाजिया बहन के ज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि भारत के विरोध में जब जब मुस्लिम देशों ने, विशेषकर पाकिस्तान ने यूएनओ से लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई है, तो ईरान दुनिया का ऐसा मुस्लिम देश था कि हमेशा भारत के पक्ष में मतदान करता था। आज ईरान से आप दूर हो रहे हैं और मिस्र से अगर नजदीक हो रहे हैं तो हमें ये देखना होगा। जबकि आप ईरान पहुंच गए, आप क्यों ईरान घूम रहे हैं? ईरान से आपके संबंध क्यों खराब हो रहे हैं? मिस्र जो है, मिस्र अलग है, ईरान अलग है। हम लोग आपने अभी भी कहा, देखिए नहीं, आपने अभी भी कहा गुलाम सरवर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे हम ईरान से दूर हो रहे हैं। जरा आप एक तथ्य रखें सामने, कैसे हम ईरान से दूर हो रहे हैं, फिर मैं शाजिया जी का रुख करूँगी। शाजिया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपको समय दूंगी शाजिया जी। हाफिज गुलाम सरवर जी, आप मुझे एक तथ्य दे दीजिए, ईरान से कैसे दूर हो रहे हैं, फिर मैं उनका रुख करूँगी। ईरान से शाजिया जी, बस एक मिनट आप रुक जाइए। इस्लामिक देशों का ईरान भी सदस्य है, ईरान अलग नहीं है उससे। शाजिया जी, एक मिनट आप रुक जाइए। ऑन एयर कुछ नहीं जा पाएगा, किसी का ऑडियो नहीं जा पाएगा, स्काइप के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, थोड़ा टेक्निकलिटी समझिए। ईरान और इजिप्ट के हिस्ट्री को निकाल कर देख लीजिए, और ईरान और अमेरिका के हिस्ट्री को निकाल कर देख लीजिए, ईरान और इसराइल के हिस्ट्री को निकाल कर देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसराइल के नजदीक गए, अमेरिका के नजदीक गए, इजिप्ट के नजदीक गए, मतलब साफ है कि ईरान को आपने किनारे कर दिया है। वो ईरान जिसने हमेशा विकट परिस्थिति में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। ईरान का इतिहास है कि जब जब यूएनओ से लेकर दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत को जरूरत पड़ी है, ईरान भारत के पक्ष में रहा है। शाजिया जी, आपसे मेरा इस पर अब एक लॉजिक आपसे रहेगा जानना कि शाजिया जी, सवाल मेरा सुन लीजिए। शाजिया जी, इस पर मुझे आप लॉजिक दीजिए कि मिस्र ने पाकिस्तान का साथ दिया था, मिस्र ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जैसा कि हाफिज गुलाम सरवर कह रहे हैं कि ईरान जब भारत का साथ देता है तो आप थोड़ा उनकी तरफ फोकस ज्यादा करें, ये बस कहना चाह रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर जी। नहीं, तो मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि वो मौजू है जिसका डिस्कशन हो रहा है उस पर बात करें। इन्होंने जब जिक्र किया था मिस्र का अभी भी, तो इन्होंने क्या कहा था कि अमेरिका क्रिश्चियन मुल्क है, हम तो क्रिश्चियन नहीं कह रहे, तो मिस्र को इस्लामिक मुल्क नहीं कहा जाए। तो मैं उनको ये याद दिलाना चाह रही थी कि इस्लामिक देशों के सम्मेलन में जब मिस्र की बात होती है तो मिस्र सबसे बड़ा अरब का देश है और वो इस्लामिक देश है। वही तो मैंने आपको याद दिलाया। लेकिन शाजिया जी, क्या ईरान से दूर हो रहे हैं, जैसा कि हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं, क्या ईरान से दूर हो रहे हैं? ये बात को चलिए, अब ये आप लोग बोलिए जो बोलना है, मैं बात खत्म, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। नहीं शाजिया जी, सवाल तो पूछेंगे ना आपसे, अगर नहीं सवाल के जवाब तो दे दूं, पहले सवाल का जी बताएं। देखिए, उन्होंने ईरान को लेकर एक बात रखी है, तो मैं खत्म कर लूं। ठीक है शाजिया जी, बोलिए। अच्छा भाई, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए।
शाजिया जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। मैं बस ये कह रही हूँ कि मिस्र में क्या हो रहा है, जनरल ने क्या लोकतंत्र किया है, अल-सीसी के खिलाफ क्या ये भाई साहब जो यहाँ बैठे हैं, जिन्हें ईरान की और हमारे रिश्तों के बीच की फिक्र ज्यादा है बजाय ये कि अभी मिस्र में प्रधानमंत्री गए हुए हैं, क्या वो चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भारत और देशों के अंदरूनी मामलों में, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, भारत जो है और देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करे। अब हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं एक आखिरी कमेंट लूंगी वीरेंद्र वशिष्ठ जी से। वीरेंद्र जी, अपनी बात आप कहें। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आपने कहा राजनयिक संबंधों की बात। एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जब चलता है तो एक विदेश नीति के साथ चलते हैं, और हमने पहले ही कहा है कि हमारे रिलेशन इजिप्ट के साथ इतने पुराने हैं, शायद ही किसी देश के साथ पुराने हो। 15 अगस्त को हम आज़ाद होते हैं और 18 अगस्त को हमने अपने डिप्लोमेट्स के लिए अनाउंसमेंट कर देते हैं ज्वाइंट वो। और जब रिलेशंस ये पुरानी नींव पर हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक हमारी जो सरकार थी लास्ट अगस्त 2013 में जब हमने दोनों हाई लेवल मीटिंग्स की, तो देश के ट्रेड में 30% का जंप हुआ था, जो एक सच्चाई है। और विदेश नीति कुछ ऐसी नीतियों में से है जिसमें कि केवल राष्ट्र को देखा जाता है, ना कि और किसी को। फिर मैं पुनः आता हूं कि जिस प्रकार हर यात्रा का अच्छा और बुरा होना बाद में पता चलता है। ठीक है, बिल्कुल वीरेंद्र जी, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन देखना ये होगा कि इस दौरे से कितना भारत को फायदा मिलता है।